हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार जाटव और टाटावा सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, यानी प्रेसिडेंट पद के बारे में यहाँ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है। तो कौन कैसी प्रणाली है? संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है। तो भारतीय संघ शासन जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका की बात करें तो केंद्र स्तर पर संसद होती है और राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है। और संसद जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला प्रेसिडेंट है, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो व्यवस्थापिका में लोकसभा की व्यवस्था की गई है। तो लोकसभा जो है निम्न सदन है, जिसे प्रथम सदन भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर की बात करें तो निम्न सदन कहते हैं विधानसभा को, और ये प्रथम सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है केंद्रीय स्तर पर, और इसको द्वितीयक सदन भी कहते हैं। और विधान परिषद जो है वो विधान परिषद द्वितीयक सदन है, उच्च सदन है राज्य स्तर पर। न्यायपालिका की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो कि नई दिल्ली में है। और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। और कार्यपालिका, भारत में 2 प्रकार की कार्यपालिका काम करती हैं। पहली केंद्रीय कार्यपालिका, दूसरी राज्य कार्यपालिका। राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है केंद्रीय कार्यपालिका में, और राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो कि सरकार का प्रमुख होता है केंद्रीय कार्यपालिका में, और राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है केंद्रीय कार्यपालिका में, और राज्य कार्यपालिका में राज्य मंत्रिपरिषद होती है। और केंद्रीय कार्यपालिका में भारत का महान्यायवादी होता है, जबकि राज्य कार्यपालिका में राज्य का महाधिवक्ता होता है। संसद जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है, और इन तीनों के बिना हमारा संसद का कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, तो उस भारत का राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो कि संवैधानिक प्रमुख होता है अनुच्छेद 52 के अनुसार। संवैधानिक प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है भारत की कार्यपालिका का। तो जो कार्यपालिका है उसके बारे में जो संविधान में डिस्कस किया गया है, भारत के संविधान में इसका वर्णन संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में किया गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। जो कार्यपालिका है, हमारे संघ की जो कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका है, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी से मिलकर बनी होती है। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो हमारा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है भारत का राष्ट्र? अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और उसका मंत्रिमंडल होता है। जबकि राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति राज्य का सिर्फ औपचारिक प्रमुख होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है,
और राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है यदि वो इन योग्यताओं को पूरा करता हो, जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए और चुनाव के समय वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी पद पर ना हो, यानी कि कोई ऐसा पद धारण नहीं करता हो। याद रहे मतलब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर हो और संघ या किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो अनुच्छेद 56 के अनुसार 5 वर्ष की होती है। वो अपनी पद ग्रहण करने की तिथि से और उसकी पद की 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक वो अपने पद पर बना रह सकता है और 5 वर्ष की अवधि से पूर्व वह त्यागपत्र भी दे सकता है राष्ट्रपति को, नहीं वह त्यागपत्र भी दे सकता है। और त्यागपत्र किसको दे सकता है? वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है और इसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया भी जा सकता है। अगर वो संविधान का उल्लंघन करता हो तो संसद इसको महाभियोग पारित करके नहीं हटा सकती है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है और उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है, चाहे उसके 5 वर्ष की अवधि पूरी ही क्यों ना हो चुकी हो। लेकिन अगर वो 5 वर्ष की अवधि अगर पूरी हो जाती है उसकी, तब पर भी वो राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं छोड़ा जाता है, वो अपने पद पर बना रहता है। जब राष्ट्रपति का पद अकस्मात खाली हो जाए, रिक्त हो जाए और राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों का, राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है, यानी कि वो राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो भी राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है जब स्थिति हो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद खाली होता है, दोनों का ही पद रिक्त होता है और दोनों या फिर जब दोनों अनुपस्थित हों तो इस कंडीशन में भारत का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। अब तक उपराष्ट्रपति बीबी गिरी और उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के पद त्याग देने पर या उसके पदावधि समाप्त होने पर उसके राष्ट्रपति का जितना वेतन मिलता है उसके 50% वेतन को पेंशन के रूप में दिया जाता है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति की उपलब्धियां और उसके भत्ते और उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। इस प्रक्रिया के अनुसार संसद राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है और जब महाभियोग जो होता है उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि उस राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन कर देता है तो उस कंडीशन में किसी भी सदन में महाभियोग को पेश किया जा सकता है। लेकिन जब महाभियोग को जिस सदन में पेश किया जाना होता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला आरोप पत्र पेश किया जाना चाहिए
और जो हस्तकृत आरोप पत्र होता है वो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देना जरूरी होता है। और महाभियोग का संकल्प जो है उस सदन में, पहले सदन में जिसमें पहले महाभियोग का जो आरोप पत्र है पेश किया गया है, उस आरोप पत्र को, उस संकल्प, महाभियोग का जो संकल्प है उसको 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। और जब वो दूसरे सदन में आरोप पत्र जाता है और राष्ट्रपति पर लगे हुए आरोपों को सही पाता है, दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सही पाता है, तो अपनी संख्या के बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पहले सदन द्वारा पारित किए गए संकल्प का समर्थन करता है और महाभियोग की प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है। राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना ही पड़ता है इस स्थिति में। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, उसके अधिकार हैं, इसके बारे में डिस्कस हम दूसरे वीडियो बनाएंगे। उस दूसरे वीडियो में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, जैसे कार्यपालिका की शक्तियां, सैनिक शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियाँ, इन सारी शक्तियों के बारे में उनमें वर्णन करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।